नमस्कार, बिग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और बीएनबी की आज जिस बड़ी खबर का हम पूरा विश्लेषण करने वाले हैं उसका इंतजार हम सभी को, कहा जा सकता है पूरे हिंदुस्तान को है, क्योंकि कल बजट पेश होगा और इसीलिए आज राष्ट्रपति महोदया ने जब उनका अभिभाषण हुआ उसके बाद से ही कहा जा सकता है कि बजट सत्र की शुरुआत हो गई और कल की जो तारीख है उसका इंतजार रहेगा, क्योंकि राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में, अपने अभिभाषण में कई बड़ी बातें कही। अब सरकार की उपलब्धियों को गिनाते उन्होंने साफ तौर पर कहा, उन्होंने सबसे बड़ी बात की राम मंदिर का जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सदियों का इंतजार था वो खत्म हुआ, वो सपना भी साकार हुआ। धारा 370 का भी जिक्र किया कि ये ऐसे बड़े फैसले थे सरकार के, जो कहा जा सकता है कि जिसने हिंदुस्तान की तस्वीर भी बदली और हिंदुस्तान को एक अलग मुकाम पर भी लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि लगभग 1 लाख करोड़ का जो है रक्षा यानी कि डिफेंस सेक्टर में उत्पादन हो रहा है। जीएसटी भरने वालों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ी है। 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो राष्ट्रपति ने कई बड़ी बातें कही, लेकिन कुछ बड़ी बातें हम अपने स्क्रीन पर भी देख लेते हैं और दर्शकों को बताते कि आखिर आज जो राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण दिया क्या 10 बड़ी बातें रही है, क्योंकि ये जो अंतरिम बजट है जो कल यानी कि 1 फरवरी को पेश किया जाएगा, इसको लेकर पूरे देश को बड़ी उम्मीदें भी हैं और कहा जा सकता है कि संभावना और उम्मीदों का एक बड़ा बजट पेश होगा। लेकिन सबसे पहले राष्ट्रपति अभिभाषण की 10 बड़ी जो बात है वो क्या है। राम मंदिर की आकांक्षा सदियों से थी, वो सपना साकार हुआ। ये राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि सदियों 500 वर्षों का जो संघर्ष रहा, जो इंतजार रहा, वो खत्म और वो सपना साकार हुआ। जम्मू कश्मीर से धारा 370 अब एक इतिहास बन चुका है। पहले कभी जम्मू कश्मीर का कहा जा सकता है कि वहां पर विकास काफी पीछे था, लेकिन अब धारा 370 हटने के बाद लगातार विकास की गति मिल रही है। संकटों के बीच भारत दुनिया का सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था बना, यानी कि 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वें पर पहुंचा हिंदुस्तान। ये एक बड़ी उपलब्धि है। इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में विश्व में काफी अग्रणी है। भारत का निर्यात $450 बिलियन से $775 बिलियन से अधिक हो गया, यानी कि हम निर्यात में भी लगातार हर सेक्टर में निर्यात में भी आगे बढ़े हैं। आईपीसी सीआरपीसी के बदले नई न्याय संहिता देश को मिली, यानी कि हम जब अपराधों की बात करते, न्याय की बात करते, तो वो जो दंड प्रक्रिया थी उसको समाप्त किया गया। अब न्याय की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा। ये राष्ट्रपति ने कहा कि लगातार हम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं। तो ये कुछ 10 बड़ी बातें। आईएनएस विक्रांत, तेजस और C295 यानी C295 एयरक्राफ्ट का निर्माण, यानी कि धीरे धीरे हम रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और तेजस, हमने 26 जनवरी को भी देखा कि तेजस ने आसमान में अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। अंतरिक्ष सेक्टर में युवाओं के लिए संभावनाएं खोली गई और इसीलिए स्पेस इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी, कहा जा सकता है कि छलांग लगाई है। G20 सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ, जिसमें 20 बड़े देशों के जो कहा जा सकता है कि वहां के जो डेलीगेशन है वो आए और पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग शहरों में बैठकें हुई। 1 करोड़ 40 लाख लोग जीएसटी भर रहे हैं, यानी कि वित्तीय जो कहा जा सकता है वित्तीय पारदर्शिता की बात करें, वित्तीय भागीदारी की बात करें, उसमें भी लगातार लोगों की जो भागीदारी है वो बढ़ी है। और तो ये 10 बड़ी बातें थी आज जब राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया और आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई। कल का इंतजार है, क्योंकि कल की तारीख 1 फरवरी है और 1 फरवरी को जब सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाएगा तो पूरे हिंदुस्तान की निगाहें, पूरे देश की निगाहें संसद की तरफ रहेंगे। और खास बात यह भी है कि ये राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण जो है नए संसद में पहली बार था और नए संसद में कहा जा सकता है इसकी शुरुआत हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान है यशवीर त्यागी जी हैं, देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। यशवीर जी, उम्मीदों का बजट कहा जा सकता है, संभावनाओं का बजट कहा जा सकता है, क्योंकि ये अंतरिम बजट है, कैसे देखते हैं? हाँ, देखिए, ये अंतरिम बजट अवश्य है और मैं ऐसा मानता हूं कि इस बजट से पहले वित्त मंत्री ये जरूर बताएंगे कि आज हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है और जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं, काफ़ी बड़ी उपलब्धियां रही हैं जिनका जिक्र आपने अभी किया है राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी। और अंतरिम बजट में यूँ तो केवल हम कहते हैं कि वोट ऑन अकाउंट होता है अगले 4-5 महीने के लिए, कोई बड़ी घोषणाएं उसमें नहीं की जा सकती। जैसे कि प्रधानमंत्री ने आज अपना संबोधन जो दिया संसद सत्र प्रारंभ होने से पहले, उन्होंने ये कहा कि हम दोबारा जब चुनाव के बाद आएंगे तो पूरा बजट पेश करेंगे।
एक तरह से उन्होंने संकेत भी दे दिया कि यही सरकार वापस आने वाली है, तो कि हम अपना पूरा बजट प्रस्तुत करेंगे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हो सकता है लोगों के कल्याण के लिए और खासतौर से किसान कल्याण के लिए कुछ योजनाओं जो पहले से चल रही हैं उनमें विस्तार किया जा सकता है, सुविधाओं में। जैसा कि कहा भी राष्ट्रपति ने कि जो विकसित भारत का हमारा सपना है वो 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब की जो भव्य इमारत का सपना हम देख रहे हैं विकसित भारत का, वो इनको समृद्ध और सुदृढ़ करने से होगी इन वर्गों को। बिल्कुल। और सरकार ने इनके लिए प्रयास भी बहुत किए। लेकिन राष्ट्रपति के जो अभिभाषण की लगातार हम बात करें, उन्होंने क्या कुछ कहा एक बार हम सुन लेते हैं, और जो 10 बड़ी बातें वो भी हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। पहला संबोधन है, आज की अमृतकाल की शुरुआत में ये भव्य भवन बना है। यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक भी है और संसदीय परंपराओं के सम्मान का प्रण भी है। साथ ही 21वीं सदी के नए भारत के लिए नई परंपराओं के निर्माण का संकल्प भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस नए भवन में नीतियों पर सार्थक संवाद होगा। ऐसी नीतियां जो आजादी के अमृत काल में विकसित भारत का निर्माण करेगी। तो बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। उम्मीदों का कहा जा सकता है कि बजट होगा, संभावनाओं का बजट होगा, क्योंकि ये अंतरिम बजट है। लेकिन जब उम्मीदों की बात करते हैं, संभावनाओं की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान के लोग क्या कुछ उम्मीद लगाए बैठे और क्या क्या संभावनाएं निकल के आ सकती है, यशवीर जी से हम बात करें। लेकिन कुछ आंकड़े भी, कुछ ग्राफिक्स के माध्यम में समझने की कोशिश करते हैं कि किन किन सेक्टर पर फोकस किया जा सकता है। राजकोषीय घाटा जो है 5.3 लाने का प्रयास किया जा सकता है। ये एक बड़ी उम्मीद है, बड़ी संभावना है। एग्रीकल्चर सेक्टर को भी ढेर सारी उम्मीदें हैं। इसके साथ साथ एजुकेशन सेक्टर, हर एक सेक्टर बड़ी उम्मीदों के साथ है। पीएम किसान निधि जो है उसकी भी रकम जो है, उम्मीद है कि शायद कुछ उसमें बढ़ोतरी हो, इजाफा हो, क्योंकि अंतरिम बजट है। और ऐसे में पीएम किसान सम्मान निधि किसानों के लिए लगातार 2014 के बाद से ही सरकार काम करती रही है। मनरेगा बजट पिछली बार 60,000 करोड़ रुपए का था। इस बार उम्मीद की जा रही है कि 80 से 85,000 करोड़ रुपए का हो सकता है, क्योंकि रोजगार देने का एक बड़ा माध्यम है, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में। महिला किसानों को भी 12,000 की उम्मीद है। जो महिला किसान है उनको भी, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर बड़ा फोकस हो सकता है और 2014 के बाद से ही इसमें किया गया। सबके लिए आवास योजना बढ़ सकती है। लगातार, चाहे हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, शहरी क्षेत्रों की बात करें, जो आवास योजना है इसको विस्तार दिया गया है। खाद्य सब्सिडी बढ़ने की भी उम्मीद लगाई जा सकती है। किसको मिला, कहां से। इसके साथ साथ खास बात यह भी है कि यशवीर जी कैसे देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें, तो आपको क्या लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में संभावनाओं की बात करें तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कृषि क्षेत्र के लिए भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने मिलकर काम किया है। जैसे आपने किसान सम्मान निधि योजना का जिक्र किया, तो उसमें 6,000 रुपये सालाना मिलती है, उससे किसानों को काफ़ी राहत है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो है सरकार जो है, जैसे फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी देती, यूरिया पे सब्सिडी देती, वो भी किसानों को उसका लाभ मिलता है। फसल बीमा योजना है, उसका भी लाभ किसानों को मिलता है। सिंचाई योजना है, उसका भी लाभ किसानों को मिलता है। और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें आवास योजना है, सड़क योजना है, पेयजल योजना है। तो कुल मिलाकर किसान और गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनके हित के लिए ये योजनाएं लागू की गई हैं और इनका काफ़ी विकास हुआ है, जिसका लाभ एक बहुसंख्यक समाज को हमारे मिल रहा है। जो किसान हैं, मजदूर हैं, गांव में जो रहते हैं, और शहर में भी जो लोग रहते हैं, जैसे ये हर घर जल योजना है, हर घर जल योजना है, उसमें भी बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। कोई सोच नहीं सकता था कि 75% लोगों को अपने घर में पाइप्ड वाटर की सुविधा मिल जाएगी। कुछ सबको शौचालय मिल गए हैं स्वच्छ भारत के अंतर्गत, जो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को आवास मिले हैं। तो ये जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इसकी पूर्ति की तरफ सरकार ने ध्यान दिया है कि विकास ऐसा होना चाहिए जिससे मानव की जो जीवन स्तर है उसकी गुणवत्ता में बढ़े। बिल्कुल। लगातार हम बजट की भी बात करें, राष्ट्रपति का अभिभाषण की बात करें, लेकिन एक नजर डाल लेते हैं कि पिछले 5 वर्षों की अगर हम बात करें तो किस वर्ष कितना बजट बढ़ता चला गया है। यानी कि योजनाओं में जो योजनाएं है वो दूर दराज के गांवों तक पहुंची, लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आई और इसीलिए लगातार पिछले 5 वर्षों में लगभग
61% से अधिक जो बजट है वो बढ़ा है। उस पर एक बार हम नजर डाल लेते हैं। अगर हम 2019-20 की बात करें तो 27.84 लाख करोड़ रुपए 2019-20 का बजट था। आप एक नजर डालिए 2020-21 में लगभग 30.42 लाख करोड़, 2021-22 में यह बढ़ता जा रहा है 37.93 लाख, 2022-23 में आप देख सकते हैं 41 लाख करोड़ तक बजट पहुंच गया है और 2023 का जो बजट था वो 45 लाख करोड़ से अधिक का था। तो आप समझ सकते हैं कि ये वो बजट है जो पिछले 5 वर्षों में 2019 से लेकर 2023 तक लगातार हर वर्ष ग्रोथ करता रहा, हर वर्ष बढ़ता रहा, क्योंकि जो महत्वाकांक्षी योजना है, चाहे मनरेगा की बात करें, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, ये जो ऐसी कुछ योजना है या स्वच्छ जल की बात करें, तो ये आंकड़े बताते हैं अपने आप में कि जिस तरीके से लगातार और पिछले 5 सालों में 61% से अधिक जो बजट है वो बढ़ा है। इसीलिए लगातार कहा जाए कि जो हिंदुस्तान है सबसे आर्थिक तरक्की करने वाला देश है, क्योंकि यहां की जो योजनाएं हैं लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही है। और ये आंकड़े साफ तौर पर कहते हैं कि जिस तरीके से कहा जा सकता है कि बजट बढ़ा है हर साल, ये लोगों की जिंदगी में, लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का काम करे। 2019 से लेकर 2023 तक के ये आंकड़े बहुत कुछ बताते हैं। यशवीर जी, पिछले 5 वर्षों में लगभग 61% जो है वो बजट बढ़ा है। हाँ, तो देखिए, एक तो बजट बढ़ता है तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक लाभ होता है और सभी वर्गों को लाभ होता है। आज हमारी, जैसा कि आप कह रहे थे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है चुनौतियों के बावजूद जो है उसकी जो आर्थिक विकास दर है वो 7% से अधिक हो गई है और इस साल 7.3% रहने की उम्मीद है। इसी के आसपास पिछले साल भी थी और आने वाले समय में भी हमारी जो वृद्धि दर है ये आकलन किया गया है वो 7% के आसपास रहेगी। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि वृद्धि दर कितनी अच्छी है कि आज ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कुछ अनुमान दिए हैं। वो कह रहे हैं कि जो वैश्विक आर्थिक विकास दर है वो मात्र 3% के आसपास रहने वाली। तो उसको देखते हुए भारत की जो ये उपलब्धि है कि 7% की दर से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, इसी का परिणाम ये है कि आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि शीघ्र ही भारत जो है एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा और 2030 तक ऐसा अनुमान है कि $7 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा। तो हम कदम से कदम आगे बढ़ाते हुए एक विकसित भारत का जो सपना है 2047 तक वहाँ तक अवश्य पहुँच जाएंगे कि चुनौतियों से निपटते हुए हम मजबूती से भारत की अर्थव्यवस्था और भारत जो है आगे बढ़ रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो आपने बजट के आंकड़े दिखाए कि ये बढ़े हैं, इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है जिसको हम कहते हैं पूंजीगत व्यय, क्योंकि बजट 2 हिस्सों में होता है, एक पूंजीगत व्यय होता है और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो पूंजीगत व्यय से जो है जैसे रोड्स पे खर्चा करना है, सागरमाला प्रोजेक्ट है, भारतमाला प्रोजेक्ट है, एयरपोर्ट्स बहुत अधिक बन गए हैं, उनकी संख्या दुगने से अधिक हो गई है, कनेक्टिविटी बहुत अधिक तेजी से बढ़ी है, हाईवेज बने हैं, एक्सप्रेसवेज बने हैं। तो इसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर सहयोग कर रहे हैं, तो सरकार की तरफ से पूंजीगत व्यय बढ़ाया गया है। पूंजीगत व्यय बढ़ाने से जो है अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक बल मिला है और जो निजी निवेश भी है उसको आने में अधिक अच्छा लगता है कि सरकार भी व्यय कर रही है तो उसको भी एक लाभ होता है, वो भी अपनी तरफ से निवेश करता है। बिल्कुल, और सरकार को कहां से आय होती है, कहां सरकार खर्च करती है, इस पर भी हम ग्राफिक जरूर देखेंगे। लेकिन उससे पहले आज जब राष्ट्रपति अभिभाषण में राष्ट्रपति ने खासतौर से विरासत को लेकर, वर्ल्ड हेरिटेज को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी एक बार हम सुन लेते हैं। अमृत उत्सव के दौरान ही कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई। राजधानी दिल्ली में देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों की समर्पित म्यूजियम खोला गया। शांति निकेतन और होयबला मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुई। साहिबजादों की याद में वीरवाल दिवस घोषित हुआ। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया। विभाजन की विभीषिका को याद करते हुए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया गया। तो विरासत की बात की उन्होंने, इसके साथ साथ कहा कि कई दिवस की शुरुआत हुई है। जो हमारे नायक थे, हमारे जो कहा जा सकता है कि महानायक थे, उनको भी, जो हमारे सूरवीर थे, उनको भी याद किया गया है। उन्होंने साहिबजादा का भी जिक्र किया। लेकिन अभी वक्त छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बताएंगे कि सरकार को कहां कहां से
आय होती है और किस तरीके से वो व्यय करती है। लेकिन ब्रेक के बाद दीदी, आप वो काम के लिए बोल रही थी। नहीं नहीं, तुझे तो HIV है, अब नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। और हाँ, HIV पॉजिटिव के साथ खाना खाने से, काम करने से, साथ रहने से HIV नहीं फैलता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। और हम बात कर रहे हैं बजट, इसके साथ साथ क्योंकि संयुक्त अधिवेशन के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो गई और कल 1 फरवरी को सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे थे कि सरकार की आय की अगर बात करें तो किन किन सेक्टर से, किन किन क्षेत्रों से सरकार को पैसा मिलता है और वो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में, देश के विकास में खर्च होता है। ये आप एक बड़ी तस्वीर आप देख सकते हैं। कहां से आता है बजट का 34% पैसा, या कहा जाता है कि कस्टम से 4%, नॉन डेल्ट कैपिटल जो रिसिप्ट है 2%, इसके साथ साथ नॉन टैक्स रिसिप्ट है 6%, उधार 34%, जीएसटी से, जीएसटी कलेक्शन इस बार 1,40 लाख लोग जो है जीएसटी भरते हैं 17%, कॉर्पोरेशन टैक्स 15%, इसके साथ साथ एक्साइज ड्यूटी जो है वो 7%, इनकम टैक्स से 15%। तो इसीलिए बार बार अपील की जाती है कि इनकम टैक्स आप ईमानदारी के साथ भरें क्योंकि देश के विकास में काम आता है। तो ये जो आंकड़े हैं ये अपने आप में बताते हैं कि ये सिर्फ 34% जो पैसा है सरकार का वो अलग अलग सेक्टर से आता है। अगर बात करें नॉन टैक्स रिसिप्ट आप देख सकते हैं कि 6%, जीएसटी 7% और कॉर्पोरेशन टैक्स वहां से लगभग 15%। और जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, कई रिकॉर्ड तोड़ चुका है। जीएसटी कलेक्शन से 17% जो पैसा है वो सरकार के खाते में आता है और यही बजट बन के देश के विकास में खर्च होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होता है, ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होता है। और इसीलिए यह विकसित भारत का बड़ा संकल्प है और इसीलिए इनकम टैक्स भरने की लगातार अपील की जाती है। यशवीर जी, कैसे देखते हैं, क्या आपको लगता है जीएसटी कलेक्शन जो लगातार बढ़ रहा है ये एक आर्थिक तरक्की की तरफ इशारा करता है? हाँ, देखिए, क्योंकि जीएसटी जिन वस्तुओं पर लगाया जाता है उसका हम लोग उपभोग करते हैं। हाँ। तो उसका अगर जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है इसका मतलब उपभोग भी बढ़ रहा है, व्यापारी वर्ग की बिक्री बढ़ रही है, उनकी आमदनी बढ़ रही है, इसलिए वो जीएसटी का कलेक्शन हमारा बढ़ रहा है। लेकिन जो आंकड़े दिखाए उससे एक चीज़ और पता चलती है कि कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है। आपने दिखाया 15% दोनों से हमें मिलता है। तो ये माना जाता है कि ये प्रत्यक्ष कर है, कॉर्पोरेट टैक्स और जो आयकर है ये प्रत्यक्ष कर है। अगर किसी अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष करों से होने वाली आमदनी बढ़ रही है तो ये माना जाता है वो एक प्रगतिशील कर प्रणाली की ओर है। यानी जिन व्यक्तियों की आमदनी अधिक है उन पर अधिक थोड़ा सा बोझ है, जिनकी आमदनी कम है उनको कम बोझ है। और हम कहेंगे कि ये लगातार जो ग्राफिक्स है वो दिखाते रहे क्योंकि ये समझना बेहद जरूरी कि सरकार की आय कहां से होती है और सरकार व्यय किन किन मुद्दों पर खर्च करता है। यशवीर जी, बात कंप्लीट करिए। हाँ, तो इससे ये पता चलता है, जैसे एक आंकड़ा आपने बताया था, राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में कहा कि आज जो आयकर दाता हैं उनकी संख्या 3 आयकर रिटर्न जो भरते हैं 3 करोड़ से लगभग 8 करोड़ हो गई है। तो ये किस बात की ओर इंडिकेट करता है कि एक तो लोगों की आमदनी में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, भाई तभी तो आप इनकम टैक्स आयकर दे रहे हैं। दूसरे, सरकार जो है कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बना रही है, जिससे लोगों को ये एक प्रोत्साहन मिलता है कि वो बिना किसी संकोच, बिना किसी डर के अपने इनकम टैक्स का भुगतान सरकार को कर सकते हैं। इसी प्रकार कॉर्पोरेट टैक्स है जो कंपनियों पर लगाया जाता है, तो उसमें भी सरकार ने पिछले सालों में उसकी दर कम की है। आज लगभग वो 15% है, जिससे व्यापारियों को प्रोत्साहन मिले और वो पारदर्शी तरीके से उसको जो है अपना सरकार को जो जरूरत है उसके मुताबिक उसको खर्च कर सके। तो ये एक अच्छा संकेत है कि हमारी करों से प्राप्त होने वाला राजस्व बढ़ रहा है, क्योंकि अगर करों से प्राप्त राजस्व नहीं बढ़ेगा सही मात्रा में तो सरकार को फिर उधार लेना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि उससे फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है उधार लेने। और लगातार पारदर्शिता की भी बात अब अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने की। डीबीटी को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार हम सुन लेते हैं। मेरी सरकार अब तो 34 लाख करोड़ रुपया डीबीटी से ट्रांसफर कर चुके हैं। जन आधार मोबाइल के कारण करीब 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी सिस्टम से बाहर किए गए हैं। इससे 2.25 लाख करोड़ रुपया गलत हाथों में जाने से बचे हैं।
डिजी लॉकर की सुविधा भी जीवन को आसान बना रही है। इसमें अभी तक यूजर्स के 6 बिलियन से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स जारी हुई है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के तहत लगभग 53 करोड़ लोगों की डिजिटल हेल्थ आईडी बन चुकी है। यशवी जी, डीबीटी जैसी जो योजना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि सीधे जो खाता धारक है उसके अकाउंट में पैसा, जो लाभार्थी है उसके अकाउंट में पैसा जा रहा है, ये जो पारदर्शिता की शुरुआत 2014 के बाद से हुई है, क्या इसका भी लाभ जो है लोगों को मिला है? लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है? नहीं, बहुत अधिक बिचौलियों की समाप्ति हो गई है और लोगों को समय से पैसा मिल जाता। आपको याद होगा 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने जनधन योजना, आधार और मोबाइल, जिसको कहते हैं जैम ट्रिनिटी, तीनों को बहुत अधिक विस्तार दिया। उसी का परिणाम है कि ये डीबीटी की स्कीम जो है लाभार्थियों के खाते में, चाहे वो सब्सिडी हो, किसान सम्मान निधि हो, विश्वकर्मा योजना हो, महिलाओं की उज्ज्वला योजना हो, सबका पैसा लोगों को सीधे उनके खातों में पहुंच जाता। तो जो ये जनधन अकाउंट खाते खुले, इससे बहुत अधिक लाभ हुआ। और इसी से जुड़ा हुआ है कि डिजिटल इंडिया, देखिए डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत अधिक मात्रा में हो रहे हैं, उसके आंकड़े भी कुछ आए हैं। एक मोटी बात यह है कि दुनिया में जितने डिजिटल लेन देन होते हैं उसका 40% आज भारत में हो रहा है। तो भारत की ये जो प्रगति है, कई बार विकसित देश भी देख के इसको आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भारत जैसे देश में, जिसको हम विकासशील देश कहते हैं, इतनी अधिक मात्रा में कैसे डिजिटल लेन देन हो रहे हैं कि सब्जी वाला भी, ठेले वाला भी डिजिटल लेन देन कर रहा है। अभी फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे तो उन्होंने चाय पी प्रधानमंत्री के साथ जयपुर में और डिजिटल लेन देन किया उससे, जहां से उन्होंने चाहे। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो डीबीटी से भी जुड़ा हुआ है। डिजिटल लेन देन बढ़ रहे हैं तो इससे एक तो पारदर्शिता आती है, जैसा कि आप बता रहे थे, और भ्रष्टाचार से मुक्ति होती है। राष्ट्रपति ने भी अभिभाषण में कहा कि जो लीकेजेस हो जाते थे, जो गलत बिचौलियों के हाथ में पैसा जाता था, उसमें कमी आई है, बहुत अधिक मात्रा में कमी आई है। और ये इस तरह की स्कीम से एक तो जो लाभार्थी हैं उनको लाभ होता है और सरकार की जो बचत होती है गलत हाथों में रुपया पहुंचने से, उसको अन्य कार्यों में खर्च कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से फायदा है, सरकार को भी और लोगों को भी फायदा। बिल्कुल, सरकार को फायदा है और लोगों को भी फायदा है। लेकिन इसीलिए लगातार अब कल सबको इंतजार है जब 1 फरवरी यानी कि 11 बजे सुबह बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। अंतरिम बजट है, 2024 का चुनाव भी है, तो उम्मीदें भी हैं, संभावनाएं भी हैं, और इसीलिए कल के लिए सबको इंतजार है। लेकिन राष्ट्रपति ने मेडिकल इंडस्ट्री को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी एक बार हम सुन लेते हैं। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत 2000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए गए हैं। इसमें 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थी जुड़े हैं। साल 2014 तक देश में 7 एम्स और 390 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे। वही पिछले दशक में 16 एम्स और 315 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए। 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। पिछले दशक में एमबीबीएस की सीटों में 2 गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है। तो कल का इंतजार। यशवीर जी, किस तरीके से अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की जो बात कर ही रहे हैं, लेकिन G20 का भी उन्होंने उदाहरण दिया। क्या आपको लगता है G20 जैसे जो बड़े आयोजन रहे, उन्होंने हिंदुस्तान की जो छवि है, जो इमेज है, वो विदेशों में भी काफी आगे बढ़ाई है और हिंदुस्तान जो है ग्लोबल साउथ की आवाज भी बना है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे भारत की रसूख बढ़ा है, उसका सम्मान बढ़ा है और भारत की साख बढ़ी है। लोग जो विश्व में बहुत सारे संकट हैं उनके समाधान के लिए भारत की ओर देखते हैं। और जो G20 की बात है, इतने वृहद स्तर पर G20 के सम्मेलन उसके इतिहास में कभी नहीं हुए। अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में सम्मेलन किए गए, अलग अलग विषयों पर सम्मेलन किए गए। राष्ट्रपति ने कहा भी कि भारत एक विश्व मित्र की भूमिका में है, कि हम जहाँ भी संकट होता है हर देश की मदद करते हैं, चाहे पड़ोसी देश हो या दूसरे देश भी हो। अभी भी आप देख रहे हैं कि इधर जो है मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया में संकट है, समुद्री लुटेरे कई बार जहाज़ों पर हमला कर रहे हैं। भारत की जो नौसेना है बहुत सारे दूसरे देशों के जहाज़ों को बचा रही है।
इसी तरह जहां मदद की जरूरत होती, चाहे वो वैक्सीन हो या खाद्यान्न की मदद हो, भारत सर्वप्रथम वहां पहुंचता है। तो बल्कि अधिकांश देशों ने ये माना है कि भारत जैसे देश को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए। कुछ ताकतें हैं जो अभी ये नहीं चाहती हैं, लेकिन अधिकांश देश जो है, बड़े देश भी इसमें शामिल है, जो चाहते हैं भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने, जो उसका कार्यकलाप रहे और जो उसकी क्षमता है, जो उसकी शक्ति है, जो उसकी आर्थिक व्यवस्था है। तो मुझे लगता है भारत को विश्व में एक सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। उसकी ओर दुनिया देखती है कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, उसमें क्षमता है, एक स्वतंत्र अपनी विदेश नीति है। तो इसलिए भारत का विदेश के मामलों में बहुत अधिक सम्मान बढ़ा है। बहुत अधिक सम्मान बढ़ा, इसीलिए राष्ट्रपति ने अपनी उपलब्धियों का, अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। चाहे धारा 370 की बात हो, राम मंदिर की बात हो, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात हो, 1 लाख करोड़ का जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसकी बात हो, या जीएसटी कलेक्शन की बात हो, लगातार हिंदुस्तान जो है एक एक कदम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है। यशोर जी, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिग न्यूज बांग्लादेश में हमने बात की कि कल के दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला, क्योंकि कल बजट, अंतरिम बजट पेश होगा। कल फिर किसी बड़ी खबर के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।